नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्षबिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ कर रहे हैं। देहरादून से यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जांच की आंच घूम चुकी है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की घूमी जांच की आंच और 3 अनुभाग अफसरों के खिलाफ भी विजिलेंस जांच होगी। पूर्व सचिव संतोष बडोनी के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूर्व परीक्षा नियंत्रण नारायण सिंह के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में। देहरादून से बड़ी खबर है, यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की घूमी जांच की आंच। पूर्व सचिव संतोष बडोनी के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं और पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की घूमी जांच की आंच। 3 अनुभाग अफसरों के खिलाफ भी विजिलेंस जांच होगी। पूर्व सचिव संतोष बडोनी के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो पेपर लीक से जुड़े इस मामले में एक के बाद एक कई बड़े नाम आ रहे हैं जिनके ऊपर जांच बिठाई जा रही है और जो शक के दायरे में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ये जांच पूरी होगी तो ऐसे वो कितने बड़े नाम होंगे जो बेनकाब होंगे, क्योंकि पूर्व सचिव संतोष बडोनी के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सुदीप जैन ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। सुदीप, ऐसे और कितने बड़े नाम जिनके ऊपर जांच बैठ सकती है, क्योंकि बड़े बड़े नाम इसमें निकल करके सामने आ रहे हैं। संतोष बडोनी, इसके अलावा और भी बड़े नाम आ रहे हैं। देखिए, यूपीएससी पेपर लीक में जब तफ्तीश शुरू हुई तो पहले दिन से ये सवाल उठ रहा है कि अगर यूपीएससी में गड़बड़ हुई तो या तो यूपीएससी स्तर पर लापरवाही हुई है या नेग्लिजेंस हुआ है या मिलीभगत हुई है। प्राइवेट व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे संस्थान में जाकर कैसे मनमानी कर सकता है बिना किसी के सहमति के। अब जब करीब 35 से 37 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है तो पुलिस ने गृह विभाग को चिट्ठी लिखी थी कि 6 अफसरों से जिसमें पूर्व कर्मचारी भी है, इनकी जांच किया जाना जरूरी है और इनकी मंशा चूक संदिग्ध है, इसलिए विजिलेंस अनुमति दी जाए। तो विजिलेंस अनुमति इनको गृह विभाग से मिल गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले दिन से इस मामले को लेकर गंभीर है। प्रमुख नामों की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में रहे वो संतोष बडोनी है, पूर्व सचिव यूके एसएससी के, और इसके अलावा पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी, उनकी सेवा के बाद प्रभार संभाल रहे अनुभाग अधिकारी गोपन ब्रजलाल बहुगुणा, दीपा जोशी और कैलाश नैनवाल। ये वो नाम है जिसमें सचिवालय और यूके एसएससी अफसर के अफसर हैं जिनके नाम मांगे गए थे, इनकी भूमिका संदिग्ध मानी गई थी, लिहाजा इनकी भी जांच अब विजिलेंस करेगी। तो माना यह जा रहा है कि यूपीएससी में कार्रवाई सरकार की एक नजीर बनेगी। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के धारचूला इलाके में आई अतिवृष्टि के बाद हेली से भी हवाई सर्वे का जायजा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के साथ धारचूला विधायक और कई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने हेली से भी भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद हालातों का जायजा लिया है। सुदीप जैन बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, क्या कुछ जानकारी है, ये जो धारचूला में प्राकृतिक आपदा आई है उसको लेकर के किस प्रकार से प्रशासन सख्त है? धारचूला और नेपाल के धारचूला
ये चूक जो काली नदी है वो हिंदुस्तान और नेपाल को बांटती है, इसका बंटवारा करती है। दोनों ही तरफ बारी बारी से नुकसान हुआ था और मुख्यमंत्री ने कल ही शाम इलाके में जाकर हवाई व स्तरीय सर्वे करने का निर्णय लिया था। हालांकि उन्होंने दिन में निर्देश दे दिए थे कि आपदा राहत कार्य में तेजी लाया जाए, रसद और स्वास्थ्य सेवाओं में कमी न आए। मुख्यमंत्री ने आज जवाहर सिंह नबियान स्टेडियम धारचूला पहुंचकर वहां जो गांव आती हैं, जिनको खोतिला गांव भी कहते हैं, वहां के लोगों से मुलाकात की, आपदा प्रभावितों से मिले हैं, हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसके बाद उन्होंने हेली से पूरे इलाके का जायजा भी लिया है। मुख्यमंत्री के साथ कुछ सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे जो पूरे हालात पर निगाह बनाए हुए थे। दरअसल ये दो देशों का भी मामला है, इसलिए भी मुख्यमंत्री का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। हरिद्वार से अगली खबर जहरीली शराब कांड का मामला है। जहरीली शराब पीने से एक और ग्रामीण की मौत हो गई। शराब पीने से बीमार दो अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। अब तक 8 लोगों की शराब पीने से मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहरीली शराब पीने से एक और ग्रामीण की मौत हो गई है और इसी के साथ साथ शराब पीने से बीमार 2 अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। जहरीली शराब की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। अब तक 8 लोगों की शराब पीने से मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहरीली शराब पीने से एक और ग्रामीण की मौत हो गई है। 8 मौत पहले ही हो चुकी है। शराब पीने से बीमार 2 अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। अब तक 8 लोगों की शराब पीने से मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहरीली शराब अब मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है, आफत बनती हुई नजर आ रही है। शराब पीने से बीमार 2 अब भी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सुदीप जैन बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ, विशेष संवाददाता। सुदीप, ये जो जहरीली शराब का जो मामला है पूरा, वो अब बिगड़ता जा रहा है क्योंकि 8 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है, 2 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। देखिए, कल न्यूज इंडिया ने सबसे पहले जहरीली शराब के कहर की खबर दर्शकों तक पहुंचाई थी। हमारी खबर के बाद जिलाधिकारी दोपहर बाद तक इसे जहरीली या मिलावटी शराब मानने से मना करते रहे, लेकिन चूंकि आबकारी विभाग मुख्यमंत्री का विभाग है, मुख्यमंत्री ने सीधे कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को सस्पेंड कर दिया है जो लक्सर सर्कल में थे। इसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, उनमें सिपाही और हेड कांस्टेबल है। इसके अलावा थाना प्रभारी भी निलंबित कर दिए गए हैं। ये जून से शराब एकत्रित की जा रही थी, इकट्ठा की जा रही थी और आज एक व्यक्ति की मौत और हुई है जिसका नाम रूपा सिंह है और 2 अभी भी भर्ती हैं और देर रात तक इलाके में निरीक्षण व चेकिंग चलती रही कि कहाँ शराब बनाई गई, कहाँ रखी गई। ये हालांकि पुलिस ने बरामद भी कर ली। तो जिला प्रशासन कल जो पूरी तरीके से इस खबर को मैनिपुलेट करने में, इसको रफा दफा करने में लगा था, उसको मुंह की खानी पड़ी और दोनों ही कार्रवाइयां सीधे देहरादून से हुई हैं। तो ये बताता है कि इस घटना पर प्रशासन संजीदा नहीं बल्कि इसको रफा दफा करने पर लगा हुआ था। अब प्रशासन के सामने मजबूरी ये है कि वो कैसे जहरीली वितरित हो चुकी है तो लोगों तक पहुंचने से रोके और यदि कोई सेवन करके बचाए। देखिए, चिंता के साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि यदि जब आचार संहिता लागू है, हरिद्वार जिला पंचायत में चुनाव होने हैं, नॉमिनेशन हो चुके हैं, धारा 144 लागू है, बावजूद उसके शराब बट रही थी, बहुत बड़ा सवाल है। और जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा आखिर कब हटेंगे, जिनकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री सीधे एक्शन ले चुके हैं तो आखिर अशोक मिश्रा पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, जिनकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती थी। ठीक है सुदीप, मैं लौटती हूँ। सुमित सैनी भी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार में। सुमित, जहां पर ये जहरीली शराब कांड का ये पूरा जो मामला निकल करके सामने आया है, कहां पर ये शराब बेची जा रही थी, किस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी है?
बिल्कुल जी, ये जो लक्सर रेंज के है, लक्सर रेंज में आबकारी जो लक्सर रेंज की कुछ जगह पर यहाँ पर कच्ची शराब का जो बनाई जाती है, कई भट्टियां हैं। इसको लेकर कई बार धरपकड़ मुहिम भी चलाई गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है क्योंकि कच्ची शराब यहाँ पर लंबे अरसे से यहाँ पर बनाई जा रही है। अगर बात करो पिछले 2 साल पहले भी जो हरिद्वार जनपद में एक जहरीली कच्ची शराब पीने से कई लोगों की 100 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी। उसमें सहारनपुर जिला और हरिद्वार जिले में हुआ में कई लोगों की मृत्यु होने के बाद में भी फिर भी प्रशासन, जो आबकारी प्रशासन है, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया, क्योंकि चुनाव का मद्देनजर अब पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तो पंचायत चुनाव में जो धरपकड़ जो पुलिस के द्वारा की जाती है और आबकारी विभाग भी कहीं ना कहीं उसमें पे कार्रवाई करता है, लेकिन इतने लंबे समय से इस पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं गया कि ये जो कच्ची शराब है, जो भट्टियां हैं, क्यों इस तरह से कच्ची शराब का निर्माण कर रही है, क्यों इस पर अब तक भी कोई रोक नहीं लगाई गई, क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ा गया। तो कल भी उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारियां उसमें हुई थी उसको लेकर। तो आज भी लगातार उसमें जांच चल रही है, उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हैं, क्योंकि चुनाव जो बताया जा रहा है कि चुनाव के जो प्रत्याशी हैं, कई प्रत्याशियों के द्वारा शराब का वितरण भी किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ जहां जहरीली शराब के चलते 8 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो भगवान जो प्रत्याशी उससे बाज नहीं आ रहे हैं। अभी भी जो शराब के जखीरे हैं, अभी भी अवैध तरीके से शराब जो है पकड़ी जा रही है। अभी भगवानपुर क्षेत्र में भी कई पेटियां अवैध शराब पकड़ी गई थी। जी ठीक है सुमित, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। प्रदेश सरकार की ओर से 17 सितंबर से 24 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा। सचिव शैलेश बगौली ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकारी विभाग के कर्मचारी के साथ साथ आम जनता के सहयोग से कार्यक्रम को वृहद रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस कार्यक्रम को वृहद रूप देने के लिए जिले के प्रभारी मंत्रियों को जिलाधिकारी से समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम की धीमी रफ्तार के चलते विधायक खजान दास बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। मीडिया से रूबरू होते वक्त खजान दास ने बताया कि अधिकारी और सरकार को अवगत करवाने के बावजूद स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी नहीं आ रही है। इन अधूरे छोटे कार्यों के चलते जनता और स्थानीय निवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते अब विधायक के पास अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। प्रोजेक्ट है और स्मार्ट सिटी के तहत जो भी कार्य है, जो कार्यदायी संस्था है, हम समय समय पर उनको अवगत करवा रहे हैं, क्योंकि जो एक एडवाइजर कमेटी की बैठक होती है उसमें समय समय पर इनको अवगत कराया गया है। किंतु अधिकारी और जो कार्यदायी संस्था के जो मालिक हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके कानों में जूं रहेंगे, इसलिए मुझे कहना पड़ा। और जनता के हित के लिए अपने क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम अगर देखा जाए तो मेरे विधानसभा में 90% काम स्मार्ट सिटी का हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता परेशान है, सड़कों में गड्ढे हैं, पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पर काम हुआ कहाँ पे नहीं। तो इस बात को लेकर के मैंने जरूर कहा है कि यदि 25 तारीख तक आपने अपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाया तो मैं जनता के साथ में धरने पर बैठूं। मसूरी पुलिस ने देर रात मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित मैगी पॉइंट पर छापेमारी की, जहां पर मैगी पॉइंट स्वामियों के खिलाफ अनाधिकृत रूप से लोगों को शराब परोसने पर चालान काटे गए। वहीं शराब पीने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई। मसूरी कोतवाल दिग्पाल सिंह के नेतृत्व में देर रात को मसूरी पुलिस द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग पर चल रहे मैगी पॉइंट पर छापेमारी की गई, जहां पर खुलेआम लोगों को शराब परोसी जा रही थी, जिस पर मसूरी कोतवाल द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए मैगी पॉइंट स्वामियों के चालान किए गए। लगातार हमारे सूचना आती रहती है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिर जाते हैं और बहुत सारे जाम लगते हैं, झगड़े होते हैं। इससे पहले भी चाकू की घटना हुई। तो ये सब इसलिए है कि लोग यहाँ आके पीते हैं। पिया ठीक है, कोई बात नहीं है, पर एक मर्यादा होनी चाहिए। जो बार हैं वहाँ जाके बैठें, हर जगह ये शराब परोसना ठीक नहीं है। इसलिए मैं लगातार चालन कर रहा हूँ और अभी 4-5 दुकानों में चालन कर दिया और 10-12 जो है पीने वालों कर दिया और ये लगातार कार्रवाई चल रही है। लगातार
देहरादून से अगली खबर, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 12 सितंबर को बागेश्वर और देहरादून के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। 13 सितंबर को नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया। 14 और 15 सितंबर को भारी बारिश का विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 14 और 15 सितंबर के लिए उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और सीधे तौर पर लोगों को ये कहा गया है कि घरों से बाहर ना निकले, जब कोई ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। और दूसरा, जिनके घरों की नींव कच्ची है या कमज़ोर है वो विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके अलावा जो पहाड़ी दरकने वाले इलाके हैं, जहां पर लगता है कि यहां से पहाड़ी दरक सकती है, वहां पर थोड़ा बच करके चलें। पर्यटकों से भी संभल करके चलने के लिए कहा गया है, क्योंकि आने वाले अगले कुछ दिन भारी हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लक्सर के क्षेत्र के आशीर्वाद नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर में मां गंगे ब्लड बैंक नामक संस्था द्वारा एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आशीर्वाद संस्थान के प्रमुख संचालक डॉक्टर अमित राय का कहना है कि हरिद्वार के मां गंगे ब्लड बैंक संस्था द्वारा आयोजित किए जा रहे विशाल रक्तदान शिविर का उद्देश्य लोगों को रक्तदान महादान के तहत निर्धारित किया गया, ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि रक्तदान इंसानी जीवन में महादान कहलाता है। ग्यारह सितंबर को दिन रविवार को हम दोनों संस्थाओं ने किया है कि जनहित में ब्लड दान का, रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लक्सर और खानपुर की सभी जनता से हम अपील करते हैं कि 11 सितंबर को दिन रविवार को सुबह 11 बजे हमारी संस्था आशीर्वाद नर्सिंग होम, तुर्काजी रोड, दापकी में जो नया नर्सिंग होम खुला है, उसमें हमने रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हम सभी लक्सर और खानपुर के क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि हमारे संस्था में आए और रक्तदान दें। और रक्तदान महादान होता है, मां गंगे ब्लड बैंक के सहयोग से। देहरादून में स्थित कनॉट प्लेस, जो अपने आप में एक सदी का इतिहास लिए हुए है, बहुत जल्द मिट्टी में मिल जाएगा। 14 सितंबर को इसे खाली कराने का काम शुरू होगा और बहुत जल्द इसे जमींदोज कर दिया जाएगा। दिल्ली में स्थित कनॉट प्लेस की तर्ज पर इस इमारत के निर्माण के बाद यहां 150 से अधिक परिवार और 70 के करीब दुकानें हैं। 1930 से 1940 के बीच देहरादून की ये पहली इमारत थी जो 3 मंजिला बनी थी। उस वक्त देहरादून के धनी सेठ और बैंकर्स रहे मनसाराम ने दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर इसे बनवाया था। मनसाराम ने बॉम्बे से आर्किटेक्ट बुलाकर इस बिल्डिंग का निर्माण कराया था। इसके निर्माण के लिए सेठ मनसाराम ने भारत इंश्योरेंस से 1,25,000 रुपए का लोन भी लिया था और इसे मुख्य रूप से विभाजन के समय यहां आने वाले लोगों के लिए तैयार किया गया था, जिससे लोग यहां अपना व्यवसाय कर सके। लेकिन अब इसे खाली करने और उसके बाद जमींदोज करने की कवायद तेज हो गई है। IC के अधिकारी मेरे पास आए थे कुछ दिन पहले। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके फेवर में है और उसमें उसको बिल्डिंग क्योंकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बिल्डिंग को खाली करने की एक मतलब आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिखा हुआ है। इसमें LIC के लोग DM साहब के गए थे और मजिस्ट्रेट न्यूज़ उन्होंने कर दिया है। देखिए जी, LIC के द्वारा ये भवन को घिरासू भवन घोषित कराने के लिए जो सुनियोजित तरीके से एक साजिश को रचा गया, उसको बताना बहुत अहम है। भवन बिल्कुल घिरासू नहीं है। हमारे सामने ये जो बिल्डिंग आप दूसरी देख रहे हैं, ये ओल्ड कनॉट प्लेस है, हमारा न्यू कनॉट प्लेस है। ओल्ड कनॉट प्लेस तकरीबन हमारे से 20 साल पहले बना था, वो घिरासू की श्रेणी में नहीं आता। देहरादून के अलावा दिल्ली में कनॉट प्लेस है जो 200 साल पहले बना था, वो घिरासू की श्रेणी में नहीं आता। हमारा भवन श्रेणी में आता है। ये श्रेणी में आने वाली बात नहीं है। ये आप समझिए, इसका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि अगर किसी समय कोई भूकंप आता है, कनॉट का मतलब होता है नॉट बनाई जाना। इसमें हर स्ट्रक्चर अपने आप में एक अलग बिल्डिंग है। नाम संजीव सूद है, मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। SS एंटरप्राइजेज आसाम के इन फर्नीचर मेरी है। मैं 1986 से यहाँ पे हूँ और LIC ने मेरे को अलॉट करी थी और हमारे साथ प्रॉपर एग्रीमेंट किया था, सब चीज़ किया था और रेंट भी एग्रीड था।
ये कहते हैं कि देखो हमसे कंप्रोमाइज़ के क्यों आप खाली कराते जाते हैं, हमने कोई आपका किराया नहीं दिया, या हम डिफ़ॉल्टर हैं, या हम आपसे कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या तब आप कहिए। हम जब आपसे फ्रीली वहाँ रह रहे हैं और बल्कि आप में कुछ नुक्स है, जो भी किराएदार होता है उसको कम से कम 1 महीने का किराया, उसकी मुरम्मत पुताई या कुछ उसमें लगाया जाता है। ऐसी कि मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए UKSSC की ओर से वर्तमान में कराई जा रही भर्तियों को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा की जा रही 5 विभागों की लगभग 7000 भर्तियों को निरस्त करते हुए अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से भर्ती कराने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर के जहां एक और सत्ताधारी पार्टी इसे बेहतर निर्णय बता रही है, तो वहीं विपक्ष के द्वारा सरकार पर इस पूरे मामले को रफा दफा करने का आरोप भी लगाया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा की गई भर्तियों में मिल रही गड़बड़ी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अब इन सभी भर्तियों को लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है, जो कि सराहनीय है और इस निर्णय से उत्तराखंड के युवाओं को न्याय मिलेगा और भर्तियों में पारदर्शिता रहेगी। हित का विषय था और SSC का जो मैटर था उसमें जो जांच चल रही थी, उसके बाद ये लगभग कैबिनेट में विचार क्या होगा कि नियुक्तियां भी न रुके और रोजगार के अवसर बने रहे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को ये नियुक्ति का जो अवसर दिया है उनके माध्यम से परीक्षण कराए जाएंगे, ये स्वागत योग्य है और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के युवाओं को विश्वास जीतने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूँ कांग्रेस को इसमें प्रश्न करने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि नियुक्तियों के लिए कोई ना कोई एजेंसी आवश्यक होती है। नेशनल हाईवे नंबर 534 से सफर कर रहे लोगों को कोटद्वार में जाम से बचाने के लिए बाईपास रोड बना रहे हैं, और जिसमें ये बाईपास NH कोटिया चेक से शुरू होते हुए बिशनपुर, लालापानी और सिद्धबली के पास NH पर जाकर मिलेगा। ये बाईपास NH जहां कोटद्वार की विकास की गति को प्रदान करेगा, लेकिन इस सड़क के बीच में लालापानी, बिशनपुर के लगभग 70 गरीब परिवारों की जमीन और मकान आ रहे हैं, जिससे हटाने के लिए NH द्वारा ग्रामीणों को समय दिया गया है। NH के इस फरमान से ग्रामीण लाचार हैं। प्रभावित हो रहे गरीब परिवारों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के आवास पर जाकर मुलाकात की और अपनी समस्या से विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराया और कहा कि ये सड़क और पुल बनने से उनके मकान व जमीन बर्बाद हो जाएगी। ग्रामीणों ने विधानसभा अध्यक्ष से इस पुल और सड़क को घर एवं जमीन को छोड़कर बनाने की मांग की है। के बारे में अभी जानकारी हुई है कि कुछ परिवार हैं उसमें, तो मैंने उनसे कहा अपने कागजात लाएं, हम NH से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अलाइनमेंट अगर बदला जा सकता है तो थोड़ा बहुत अलाइनमेंट वो चेंज करें। सन 70 से रह रहे हैं, हमको कम से कम वहाँ मतलब 52 साल हो गए हैं। हमारी ज़मीन, हमारे पास खाता खतु नहीं है, पट्टे हैं। बोले सरकारी ज़मीन, तो पट्टे भी सरकार ने दिए, ज़मीन भी सरकार ने दिए, पट्टे हमने अपना आप तो बनाए नहीं हो। और अब जो रोड आ रहे तो हमारे घर से पीछे कैसरीन भूमि रोड है, बहुत ज़्यादा से भी बचत है और वो पूरे गांव को तोड़ते हुए आ रहे हैं। हमें से चाह रहे रोड भी बने और हमारा आवास भी बच जाए। नेशनल हाईवे जो बाईपास नेशनल हाईवे नजाबाद रोड से होते हुए लालपानी होते हुए जो NH में हमारे जो पुराना NH में उसमें मिलना है, इसमें हमारे क्षेत्र के कई लोगों के, गरीब लोगों के घर जा रहे हैं, जबकि उस पर नदी के किनारे भूमि है। तो सब लोग ये चाह रहे हैं कि NH बने, थोड़ा सा उसको शिफ्ट कर देंगे तो उससे गरीब लोगों के आवास बच जाएंगे। ये कहना है कि ताकि हमारे यहाँ जो लालपानी बिशनपुर में जो हाईवे रोड बनने आ रही है तो गांव की बस्ती में आ रही है, तो उस हम ये चाह रहे कि उस रोड को नदी के साइड में लिया जाए ताकि लोगों के घर बच जाए। सन 70 से रह रहे हैं, हमको कम से कम वहाँ मतलब 52 साल हो गए हैं। हमारी ज़मीन, हमारे पास खाता खतु नहीं है, पट्टे हैं। बोले सरकारी ज़मीन, तो पट्टे भी सरकार ने दिए, ज़मीन भी सरकार ने दिए, पट्टे हमने अपना आप तो बनाए नहीं हो। और अब जो रोड आ रहे तो हमारे घर से पीछे कैसरीन भूमि रोड के लिए बहुत ज़्यादा से भी बचत है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।